गुड इवनिंग साथियों। आज एक बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि याददाश्त से संबंधित है। अल्जाइमर डिजीज, जिसमें मेमोरी लॉस होता है, भूलने की समस्या होती है, याददाश्त में समस्या आती है। तो इसी बीमारी के कारण, लक्षण, इलाज, ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कैसे लाइफ की क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है, कैसे शुरुआत में पहचाना, ये सारी जानकारी साइंटिफिकली इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अल्जाइमर डिजीज की बात करें तो जो भूलने की बीमारी है, डिमेंशिया है, उसका 60 से 70% इसी बीमारी के कारण होता है, अल्जाइमर डिजीज के कारण ही। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारी का इंसिडेंस भी ज्यादा होता है। 60 साल की उम्र में ऐसा देखा गया है कि 1-2% लोगों को ये समस्या रहती है, और 80-85 साल होते होते लगभग 30-35% लोगों को ये समस्या हो जाती है। मतलब कि ये काफी कॉमन है। जैसे बुढ़ापा होता जाता है वैसे अल्जाइमर डिजीज बढ़ती जाती है। और ये ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, ब्रेन के अंदर बदलाव आता है। ब्रेन के अंदर ही सोचने की क्षमता है, याददाश्त करने की जो क्षमता है ब्रेन के अंदर ही होती है, स्टोर करने की इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस का एरिया होता है। उस हिप्पोकैम्पस के एरिया में क्या होता है कि 2 तरह के एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट होने लगते हैं, उसमें जमा होने लगते हैं। एक को बोलते हैं बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन, जो नर्व सेल के बाहर इकट्ठा होता है और नर्व सेल की जो फंक्शनिंग होती है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की प्रोसेस है, उसको स्लो कर देता है। और एक टाउ प्रोटीन होता है, टाउ प्रोटीन बनाता है न्यूरोफाइब्रिली टैंगल्स, और ये बीटा एमाइलॉइड प्लाक। अब जो टाउ प्रोटीन बढ़ता है तो वो न्यूरॉन को डैमेज करता है, उसके अंदर जमा हो जाता है। ऐसे करके क्या होगा कि न्यूरॉन भी नष्ट होंगे, जो सेल्स है वो भी नष्ट होता है, तो ब्रेन सिकुड़ने लगता है। और बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जमा है तो ट्रांसमिशन भी स्लो हो जाता है। जो अल्जाइमर डिजीज की मेन समस्या ही आती है कि ब्रेन का एक हिस्सा खराब होने लगता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और एक एमिगडाला करके भी एरिया है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसके अंदर भी बदलाव आते हैं। पर जो मेन समस्या आती है कि इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन दिमाग के अंदर जमा हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, जो कि एज रिलेटेड चेंज है। और जब ये बीमारी धीरे धीरे हुई है, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हुए हैं, तो आपको ये समझना है कि इस बीमारी का इलाज आसान नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि कोई 100% क्योर पॉसिबल नहीं है। किसी दवा, सर्जरी, ऑपरेशन, वैक्सीन से हम इसको ठीक नहीं कर सकते, बल्कि व्यक्ति को जल्दी से पहचाना और उसको सपोर्टिव केयर देना, लक्षणों पे ध्यान करना, कुछ तरह की मेमोरी की जो ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज है, वो सब किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है या होती है। बुढ़ापे में काफ़ी समस्या आती है, जो साथ में भी रहते हैं और जो पेशेंट रहता है उसको तो होती ही होती है। कारण की बात करें कि क्यों हो जाती है, क्या इसका काज है, तो एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता कि ये क्यों इतने % लोगों को या बढ़ती एज के साथ होती है। बढ़ती एज के साथ होती है, ये बिल्कुल फिक्स बात है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होती है। इसके एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो जाता है। पर यह देखा गया है कि मोटापा, BP, डायबिटीज, लकवा का लगना, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना, और कुछ केस में जीन रिस्पॉन्सिबल है। फैमिली हिस्ट्री, लगभग जितने पेशेंट रहते हैं उनमें 2% में फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। तो ऐसे मल्टीपल कारण बताए जाते हैं। पर चूंकि ये कारण ऐसे हैं जिसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो प्रिवेंशन नहीं पॉसिबल है, नहीं उपलब्ध है कोई दवा, कोई वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए, कोई दिनचर्या, लाइफ स्टाइल में चेंज, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि अपन उसको हटा दें तो ये बीमारी ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। पर जो इसके पीछे की मेन समस्या, पैथोजेनेसिस हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाता है, तो ब्रेन सिकुड़ने लगता है। वो वाला एरिया जो सोचने समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओरिएंटेशन, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो याददाश्त को स्टोर करता है सूचनाओं को, वो वाला एरिया खराब होने लगता है, क्योंकि उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाता है। अब इसमें लक्षण ये आता है कि जो व्यक्ति होते हैं उससे शुरुआत होती है तो हल्का है अल्जाइमर डिजीज, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर ज्यादा बढ़ेगा, फिर काफी ज्यादा समस्या होगी, तो उस हिसाब से लक्षण आते हैं। पर मेन समस्या होती है मेमोरी लॉस की, याददाश्त की, भूलने की। वो रिसेंट की मेमोरी, जैसे तुरंत की है, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो भूल जाएंगे क्या बात करना है, किससे अभी मैं बात कर रहा हूँ, या जो डे टू डे रूटीन होता है, खाने को लेके, कपड़ा पहनने को लेके, या कहीं जा रहे हैं तो भूल जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सही वर्ड का चुनाव नहीं होगा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। इस तरह के जो लक्षण होते हैं शुरुआत में आते हैं। बीमारी बिगड़ती जाती है तो ये ज़्यादा समस्या बढ़ती जाती है, और ऐसा होगा कि वो फिर जो पुरानी याददाश्त है वो तो रहती है, पर धीरे धीरे वो भी कम होती जाती है। तो ऐसा होगा कि एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि जो फैमिलियर काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े पहनना, पर्सनल हाइजीन, नहाना, स्टूल, यूरिन, इन सब में भी दिक्कत होगी, और पेशेंट चिड़चिड़ा होने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन, ये सब भी होने लगता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें अपने ही घर के लोगों को, बच्चे, माँ बाप, मेल फीमेल के हिसाब से अपनी वाइफ, हस्बैंड को भी पहचानना, पुरानी चीज़ों को याद करना, ये भी कठिन हो जाता है जैसे जैसे डिजीज एडवांस स्टेज में जाने लगती है। तो ये इस तरह के लक्षण आते हैं। तो अगर शुरू में ही कैसे पहचाना जाए, तो ये जो मेमोरी लॉस से संबंधित अगर लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि याददाश्त जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ज़्यादातर बार ये अगर
बढ़ती उम्र के साथ हो रहा है तो अल्जाइमर डिजीज होगा एग्जामिनेशन करवा के। इसमें कोई सिंगल टेस्ट तो नहीं होता जिससे ये पता चले, मल्टीपल टेस्ट और लक्षण देखना, ब्रेन का जो एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, याददाश्त के लिए अलग से टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, उनके हिसाब से फिर इसकी डायग्नोसिस बनती है। पर ये जो लक्षण है इसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी लक्षण आप पहचानेंगे उतना बेटर कंट्रोल हो पाएगा पेशेंट के लक्षण को, उसको सपोर्टिव केयर देना है, उसके लाइफ में जो जो चैलेंजेस आएंगे वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। इलाज हालांकि इसका उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसको अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा या लाइफ की क्वालिटी ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा दिन तक व्यक्ति एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर सकता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, कैसे पता चलेगा कि किसी को अल्जाइमर डिजीज है? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सिंगल टेस्ट उपलब्ध नहीं है, ना तो कोई ब्लड का टेस्ट है, ना सिटी स्कैन, ना MRI, ना कोई भी ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं दिमाग से संबंधित, और फिर कुछ जो संभावनाएं हैं उसको रूल आउट किया जाता है। और अल्जाइमर डिजीज है उसके लिए क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री देखना, एज कितनी है, फैमिली हिस्ट्री, क्या क्या भूलने की बीमारी है या जो समस्याएं आ रही हैं उसको नोट करना रहता है और फिर एग्जामिन किया जाता है। एक तो दिमाग का एग्जामिनेशन होता है, रिफ्लेक्सेस देखना है, कोऑर्डिनेशन देखना, और फिर याददाश्त से संबंधित एग्जामिनेशन होता है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट की क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, उसकी याददाश्त के बारे में, उसकी टेंशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन, ये सब एग्जामिन किया जाता है। उससे संभावना बनती है कि इनको अल्जाइमर डिजीज हो सकता है। इसके अलावा 2 टेस्ट है, एक सिटी स्कैन MRI की जांच होती है जो कि पूरे ब्रेन के बारे में बताता है। एक तरह का ब्रेन को सिटी स्कैन MRI से देखा जा सकता है तो कोई कैंसर, इन्फेक्शन, ट्यूमर ये रूल आउट हो जाता है। और दूसरा ये कि जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरॉन सेल्स कम हो जाते हैं तो ब्रेन श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, स्पेशली जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है। तो सिटी स्कैन MRI से एक तो ये होता है, और दूसरा कि जो बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन है वो जमा हो गया, उसके लिए पेट स्कैन करके होता है, उससे देखा जा सकता है कि ये जो न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स है या एमाइलॉइड प्लाक है वो दिख जाता है। तो पेट स्कैन से एक वो भी पता चल जाता है। और कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए, उससे ये डायग्नोसिस होती है। फाइनली अगर इसके इलाज की बात करें तो इलाज का इसका कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोई दवा, वैक्सीन या कुछ और ऑपरेशन कुछ उपलब्ध नहीं है। जो लक्षण है उसको थोड़ा कंट्रोल करना, शुरुआत में कुछ दवाइयाँ आती हैं जो लक्षण को कंट्रोल करती हैं, थोड़ा सुधार होता है। डिजीज के प्रोग्रेशन को कम करना कि डिजीज तेजी से ना बढ़े, और सपोर्टिव केयर, जो समस्या आती है उसका निदान करना, उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना, काउंसिल करना कि ये समस्या आ रही तो आप मॉडिफिकेशन करो दिनचर्या में, कोई उनके साथ रहेगा उनका डे टू डे एक्टिविटी कराने के लिए, या फाइनेंशियल सपोर्ट है, या जो भी रख रखाव कहीं जाते हैं भूल जाते हैं, इस तरह से सपोर्ट दिया जाता है। जो दवाइयाँ हैं पहले मैं उसको बता दूं कि 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं। एक दवा को बोलते हैं कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर, एक ऐसी दवाई है जो कि ब्रेन के अंदर स्टाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देती है। एक तरह का ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, उससे जो थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है उसमें थोड़ा सुधार आता है। उसमें डोनापेजिल एंड रिवास्टिगमाइन, ये 2 दवाइयाँ हैं जो कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर हैं। और इसके अलावा एक दवा होती है NMDA इनहिबिटर, एक ऐसी दवा जो कि ब्रेन सेल के डेथ को रोकती है, डैमेज को रोकती है, ग्लूटामेट के लेवल को रेगुलेट करती है। तो मेमेंटाइन करके बोलते हैं, मेमेंटाइन। तो डोनापेजिल एंड मेमेंटाइन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो कि अर्ली स्टेज के जो पेशेंट रहते हैं उसमें थोड़े दिन इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लंबे समय तक ये दवा काम नहीं करेगी क्योंकि बीमारी धीरे धीरे तो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन शुरुआत में ये दवा इफेक्टिव रहती है, काम करती है। इसके अलावा अभी रिसेंट में दवा एक है जो ट्रायल चल रहा है पिछले 3-4 साल से, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया है। वो दवा क्या करती है कि जो एमाइलॉइड प्लाक का डिपोजिशन हो गया ब्रेन के अंदर, जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उसको हटाने में मददगार करती है, और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस दवा का नाम है डोनानिमैब एक ऐसी दवा है जो ब्रेन के अंदर एमाइलॉइड प्रोटीन जो जमा है उसको हटाती है। तो अभी काफी तरह के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो रिसेंट की स्टडी है। तो ये 2-3 दवाइयां। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, सोने की प्रॉब्लम आती है तो वो दवाइयों का सपोर्ट रहेगा। पेशेंट को मेमोरी से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो थिंकिंग से संबंधित वो बताई जाएंगी कि आप इस तरह की एक्सरसाइज करो तो उससे थोड़ा याददाश्त में फायदा होगा। और जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में उसको कोई साथ में सपोर्ट करने के लिए रहेगा, उनकी हेल्प करने के लिए। और थोड़ा सा इसमें जो डाइट है उसको भी मॉडिफाई किया जाता है कि खाने ऐसे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो ब्रेन जो डैमेज हो रहा है उसको स्लो करे। उसके लिए फल हैं, सब्जियां हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड है, ग्रेन्स है, अनाज, इनसे डिजीज का प्रोग्रेशन है वो स्लो होता है। तो सपोर्टिव केयर, साथ में रहना। बेसिकली याददाश्त जाती है तो कहाँ जा रहे हैं, अकेले घूमने लगेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, नाराज होंगे, घर से बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको देखना, उनका केयर करना। कुछ दवाइयां हैं, इससे सपोर्ट रहता है। तो ऐसे अल्जाइमर डिजीज के जो पेशेंट रहते हैं उनका इलाज है इस तरह से किया जाता है, कोई परमानेंट इलाज है नहीं। और क्रोनिक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है, और जो इस तरह की बीमारियां होती हैं इसको रिवर्ट नहीं कर सकते, दोबारा से बिल्कुल सही नहीं कर सकते हैं, ये एक समस्या है। तो अल्जाइमर डिजीज के बारे में सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर बातें मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।